नमस्कार साथियों, मैं अनुराग चौंद स्वागत करता हूं आपका एंड स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था साइकोलॉजी वर्ड के बारे में कि साइकोलॉजी क्या होती है, कहां से इसका उद्भव हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, और अंत में हम लोगों ने चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में समझा था। पिछले क्लास में हम लोग समझ गए थे कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, आज हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं जो, ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कशन करेंगे। और यह क्लास आप मान के चलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केवीएस के लिए, सुपर टेट के लिए और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। ये समझ लीजिए इस क्लास से आपका मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। 100% श्योर बात है ये दोस्तों। पिछली साल यानी कि पिछली बार जब केवीएस की एग्ज़ाम हुआ था तो इसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। हाँ, ये भी नहीं है कि इससे आपका 2-4 नंबर का आएगा, लेकिन 1 नंबर का आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, पिछली बार केवीएस में एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया था, और आगे जब हम लोग वीडियो को जब पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे कि किस टॉपिक से, इनमें से किस सब्जेक्ट से या फिर किस टॉपिक पर, किस विषय पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखेंगे आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक शब्द जो है संप्रदाय या फिर स्कूल, इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी खेल है सब शब्दों का है। अगर आप शब्द समझ गए साइकोलॉजी के तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान बहुत ही सिंपल है, और अगर आप ये शब्द ही नहीं समझ पाए तो साइकोलॉजी आपके ऊपर से निकल जाएगी, ये कन्फर्म बात है दोस्तों। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द हम लोगों ने पिछली बार समझा था। आज हम लोग समझेंगे स्कूल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कूल। तो दोस्तों, स्कूल शब्द का इस्तेमाल हम लोग जो है थॉट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं। क्या होता है, जो संप्रदाय होते हैं ये हम लोगों के विचार होते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब चूंकि ये मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वो तरीके होंगे, वो विचार होंगे लोगों के जो मानव को अध्ययन करने के लिए या मानव को समझने के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। यानी कि अगर कुछ शब्दों में लिखें तो डिफरेंट थॉट्स to understand the human। तो ये मीनिंग हुई किसकी, संप्रदाय की। ठीक है, या फिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें स्ट्रक्चरलिज्म का, ठीक है, फंक्शनलिज्म का, बिहेवियरिज्म का, गेस्टाल्टिज्म का, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिज्म और कॉग्निटिज्म इसका दोस्तों। ठीक है, ये कुछ संप्रदाय हैं जिनके ऊपर हम लोगों की पूरी साइकोलॉजी बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म से, यानी कि संरचनावाद से दोस्तों। ठीक है, आपको किताबी भाषा में नहीं समझाऊंगा, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा, और काफ़ी उदाहरणों का हम लोग उपयोग करेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संरचनावाद होती क्या है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम लोगों का शिक्षा विभाग है, तो इसमें पेरेंट्स होते हैं। कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए एक स्कूल देखते हैं कि एक ऐसा स्कूल देखा जाए जहाँ पर मेरे बच्चे को सक्सेस मिल सके, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो इसके लिए वो लोग स्कूलों को देख रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक स्कूल में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो देखते हैं बिल्डिंग को। किसको देखते हैं, बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, जब उन लोगों ने बिल्डिंग देखी उन्होंने कहा वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया बिल्डिंग है, कितने अच्छे इसमें कलर हैं,
ठीक है। वो देखते हैं हर रूम में यहाँ पर एसी लगा हुआ है, ग्राउंड इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। इस तरीके से वो कई चीज़ें देखते हैं वहाँ पर, तो वो अपने बच्चे को वहाँ पर एडमिशन दिला देते हैं। यानी कि यहाँ पर उन लोगों ने किस पर फोकस किया, क्या देखा उन लोगों ने, स्ट्रक्चर देखा। किस चीज़ का, उस बिल्डिंग का, कि वहाँ पर जो बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल जो बना हुआ है, उसका कलर कितना अच्छा है, उसकी ग्राउंड कितना बड़ा है, और वो किससे प्रभावित हुए, उसके स्ट्रक्चर से दोस्तों, ठीक है। स्ट्रक्चर से प्रभावित हुए तो उन्हें वहीं पर बच्चे का अपना एडमिशन करा दिया कि इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना एसी लगा हुआ है, इतना सब कुछ है, क्या उस चीज़ से बच्चे को सक्सेस मिलेगी, ठीक है। खैर वो एक अलग विषय है, यहाँ पे हम लोगों को इसको समझना है। तो यही कहानी है स्ट्रक्चरिज्म की, ठीक है, संरचनावाद की। तो संरचनावाद जो है किस पर फोकस करता है, जो दिखाई देता है चित्रों पर, ठीक है, जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है उस चीज़ पर फोकस करता है हम लोगों का संरचनावाद, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है कि संरचनावाद के जो जनक हैं वो कौन है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इसके जो जनक हैं वो हैं विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में आप और जानते हैं, इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट को कहा जाता है। इसके अलावा इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के भी जनक कौन है, विलियम वुंट ही हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये जो विलियम वुंट जी थे, ये जर्मन के थे, कहाँ के थे, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक लेबोरेटरी की स्थापना की थी 1879 में दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने खूब रिसर्च की थी कॉन्शियस माइंड्स पर, ठीक है। और वहीं पर इन्होंने एक विधि बनाई थी किसी के बिहेवियर को, किसी के स्ट्रक्चर को समझकर उसका साइको एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, ठीक है। और उस विधि का नाम था इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन हिंदी में से कहते हैं आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण विधि दोस्तों, ठीक है। तो इसमें वो क्या करते थे, किसी व्यक्ति को लेते थे, ठीक है, और उससे मेडिटेशन करवाते थे और किसी विषय के बारे में पूछते थे, और फिर उसके जो विषय के बारे में वो पूछते थे और उस टॉपिक पर जो वो जवाब देता था उस आधार पर ये उसका एनालिसिस करते थे दोस्तों। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कहा किसी के विषय में, इन्होंने कह दिया, मान लीजिए इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ड का, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चित्र आता है प्रधानमंत्री शब्द कहने पर। तो हो सकता है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कहने पर जवाहरलाल नेहरू को देखता हो सकता है कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी को देखता हो, किसी को भी देख सकता है। तो इस तरीके के एस्पेक्ट से वो कोई ना कोई चीज़ उसके ऊपर आत्मनिरीक्षण करते थे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप किसी को कोई चित्र दिखाते हैं और वो स्ट्रक्चर से के बारे में आप उससे कुछ पूछते हैं, तो ज़रूरी नहीं वह चीज़ उसके लिए हमेशा सेम ही बनी रहे। हो सकता जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो अब जैसे आपसे ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में पूछा, तो हो सकता है आपके दिमाग में सीधा आया हो एंडलाइट स्टडी क्लासेस के बारे में, या मेरे बारे में आपके दिमाग में एकदम एक चित्र बन के आया हो कि अनुराग चौहान का जो
चेहरा है वो आपके सामने आया हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है 10 दिन बाद आपसे यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाए, तो हो सकता है उस समय आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो सकता है आप ऑनलाइन क्लासेस के समय पे आपको उसमें साइकोलॉजी का सिंबल दिखाई देने लगे, ठीक है। हो सकता उसमें आपको सिगमंड फ्रॉइड दिखाई देने लगे, ठीक है। किसी और का चित्र आपको दिख सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ बदलती रहती है, तो ये हमेशा एक स्टेबल चीज़ नहीं है, ऐसा मानकर इस चीज़ को हटा दिया गया, ठीक है। देखो दोस्तों, जो हम लोगों के ये थॉट्स हैं सब सही हैं, कोई गलत नहीं है और कोई सही भी नहीं है, क्योंकि सब ने अपने अपने विचार रखे और सब ने अपने अपने तरीके से लोगों को समझने की, अपनाने की और बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अपने अपने विचार हैं, संप्रदाय कोई गलत नहीं है। स्ट्रक्चरिज्म किस पर काम करता है, मेन चीज़ वो है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिज्म के जो फादर हैं वो कौन है, विलियम वुंट। और ये किसी की स्ट्रक्चर पर यानी कि उसकी संरचना पर फोकस करते हैं। वो बिल्डिंग वाली कहानी याद रखिएगा कि पेरेंट्स जाते हैं कहाँ पर, स्कूल में, स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, ग्राउंड देखते हैं और उससे वो प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि संरचना से प्रभावित होते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो विधि क्या है, इन्होंने जो विधि निकाली थी किसी को पहचानने की, वो थी इंट्रोस्पेक्शन विधि, यानी कि आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले की। अगला है हम लोगों का फंक्शनलिज्म, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म के जो फादर थे वो कौन है दोस्तों, वो है विलियम जेम्स, ठीक है। विलियम जेम्स जी ने इसको परिभाषित किया था प्रकार्यवाद को। और जॉन डीवी, जॉन जॉन रोलैंड एंजल, ठीक है, जे एम कैरेट, ठीक है। ये स्पेलिंग इसमें गलत गलत हो गई है आपकी, ये कैटल है यहाँ पर, जे एम कैटल, ठीक है, जे एम कैटल। और थॉर्नडाइक आते हैं इसमें, और आर एस वुडवर्थ। याद रखिएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक जो है वो बिहेवियरिज्म को मानने वाले हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ों में, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ मामलों में फंक्शनलिज्म से ताल्लुकात रखते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रकार्यवाद क्या होता है, तो हम लोग फिर जाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो एक पेरेंट फिर आए, वो उनको भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना था। वो कई स्कूलों में गए, ठीक है। एक स्कूल में गए, वहाँ पे भी उन्होंने बिल्डिंग देखी। दूसरे स्कूल में गए, वहाँ की भी जो बिल्डिंग थी वो भी नॉर्मल बिल्डिंग थी, ठीक है। ये वाली जो बिल्डिंग थी बहुत शानदार थी, यहाँ पे एसी लगा हुआ था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, सब कुछ था। लेकिन ये वाला जो स्कूल था ये एकदम नॉर्मल था, बहुत बड़ा नहीं था, बहुत अच्छा कलर भी नहीं था उसमें, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं, बहुत ज़्यादा लो क्लास नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो पेरेंट्स थे ये थोड़े होशियार थे। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ना इसकी बिल्डिंग देखी ना इसकी बिल्डिंग देखी, उन्होंने फोकस किया यहाँ पर स्टाफ पर। किस पर, स्टाफ पर, ठीक है। उन्होंने देखा कि यहाँ इस वाली बिल्डिंग स्कूल में और इस वाले स्कूल में, किस स्कूल में टीचर पढ़ाता अच्छा है, मतलब कि उनकी टीचिंग अच्छी है या नहीं, ठीक है। उन्होंने टीचर के बिहेवियर पर गौर किया, उन्होंने स्कूल के जो पूरा स्टाफ है उसका जो कार्यशैली है उस पर फोकस किया, ठीक है। और उसके बाद जो उनके काम करने का तरीका था, यानी कि उनका जो काम का पैटर्न है, उस बेस पर उन्होंने पूरा एनालिसिस किया, ठीक है। और अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में करा दिया, जिसमें उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी पढ़ाने की, बिहेवियर अच्छा था, और वहाँ से बच्चे को कुछ सीखने को अधिक मिल सकता था बजाय उसके, हो सकता है जहाँ पर बिल्डिंग अच्छी हो, ठीक है, वहाँ की तुलना में, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों, यहाँ पर जो पेरेंट्स थे उन्होंने किस पर बल दिया, यहाँ पर उनका बल था कार्य पर, वर्क पर। तो यही चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, जो विलियम जेम्स हैं वो भी कॉन्शियस माइंड को ही सपोर्ट करते हैं। जो हम लोगों का स्ट्रक्चरिज्म था वो भी कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड पर ही फोकस करता था। लेकिन वुंड जो थे और हम लोगों के जेम्स जो हैं,
दोनों में अंतर है। वुंड साहब जो हैं वो स्ट्रक्चर को पढ़ने की बात करते थे, किसको, चित्र को, ठीक है। ये यहाँ पर व्यक्ति का जो चित्र बनता है, उसके कॉन्शियस माइंड में जो चित्र बनने को आता है, ठीक है, उसके ऊपर ये स्टडी करने की बात करते थे। लेकिन जेम्स कहते थे मन की संरचना पर नहीं, उसके कार्य पर फोकस करो। किस पर, वर्क पर, ठीक है, कि वह क्या काम करना चाहता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इस पर फोकस करने की बात करते थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है इसमें, विलियम जेम्स जो हैं प्रभावित थे ये हम लोगों के डार्विन थ्योरी से। किससे दोस्तों, डार्विन थ्योरी से। डार्विन थ्योरी आप लोगों ने अपनी पढ़ी होगी। डार्विन थ्योरी वह है जो कहती है फिटेस्ट इज द सर्वाइवल, यानी कि परिस्थितियों में अपने आप को जो बदल लेगा, ठीक है, और उसके अनुकूल अपने आप को रिएक्ट करना सीख लेगा, वही आगे बढ़ सकेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हम लोगों के विलियम जेम्स थे जो डार्विन थ्योरी पर फोकस करते थे, और इन सब चीज़ों में वो हमेशा संरचना पर फोकस नहीं किया उन्होंने किस पर फोकस किया, कार्य पर, क्योंकि वो डार्विन थ्योरी से भी प्रभावित थे। और हो सकता है कंडीशन हो, चेंज हो जाए, ठीक है, तो आपका कार्य बदल जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका नहीं बदलता है, चित्र नहीं बदलेगा, लेकिन चित्र जो परिस्थितियाँ थी उसके अकॉर्डिंग आपके काम बदल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये फंक्शनलिज्म की बात थी इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं अगले जो स्कूल है, इम्पोर्टेंट स्कूल है व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद के जो जनक थे वो थे हम लोगों के जेबी वॉटसन, ठीक है। और इन्होंने ही कहा था कि आप मुझे कोई भी बालक दो, ठीक है, मैं उसे जो चाहूँगा बना दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब जब इन्होंने बालक को मांगा, तो लोगों ने इनका आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं आपको मंद बुद्धि बालक दूं, ठीक है, और आप उसे गिफ्टेड बना दीजिए, ठीक है, गिफ्टेड बालक बना दीजिए, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक बना दीजिए, बना सकते हैं क्या। तब इन्होंने उसका बात काट कर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बच्चा नॉर्मल चाहिए। कैसा चाहिए, नॉर्मल बच्चा, और उसको मैं कुछ भी बना सकता हूँ। दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा कि मुझे मैच्योर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए छोटा बच्चा जिसमें कोई चीज़ की समझ ना आई हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बच्चा है, ठीक है, और उसने 22 साल तक हो गया उसकी उम्र, और उसने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, और आप कहते हो कि उसको आप KVS का एग्ज़ाम पास करा दो। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसने 12th पढ़ा नहीं, ठीक है, ग्रेजुएशन उसने की नहीं, ठीक है, उसको कुछ आता नहीं है, बेसिक मैथ्स आती नहीं है, ठीक है, सामाजिक अध्ययन के बारे में उसे जानकारी नहीं है, और आप कहें कि उसको KVS पास करा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बच्चे को नर्सरी से मुझे दीजिए, ठीक है, और फिर मैं उसको इस लायक बना दूंगा कि वह KVS का एग्ज़ाम पास कर सके दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने अपने व्यवहारवाद पर फोकस किया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या था, ये ये कहते थे कि ना आप किसी के स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, ना उसके कार्य पर ध्यान दो। अगर आपको जानना है तो उसके व्यवहार के बारे में जानिए। किसके बारे में, किसी के संरचना के ऊपर नहीं, किसी के कार्य के ऊपर नहीं। अगर गौर करना है तो उसके व्यवहार को समझो। किसको समझना है, व्यवहार को। अब व्यवहार को समझना है कहाँ पर, परिस्थितियों में। अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति कैसा कैसा व्यवहार करता है, इस चीज़ को आप देखिए। अगर वह गुस्से में है तब उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। अगर वह कहीं फंस जाता है तो वहाँ से निकलने का वो किस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, सूझ उसकी कैसी होती है, इस पर फोकस करिए। अलग अलग परिस्थितियों में उसके व्यवहार को समझो, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यवहार होगा वह व्यवहार आपका दिखने वाला होगा। ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसे हम लोग देख सकें। क्या कर सकें, देख सकें, यानी कि जिसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकें।
ठीक है, उन चीज़ों के, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका मेज़रमेंट किया जा सकता है, उस व्यवहार के बारे को समझने के लिए इन्होंने कहा। क्योंकि हम लोग जब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चित्र बन रहा है, ठीक है, और वो क्या कार्य करने के बारे में सोच रहा है, इसको आप देख नहीं सकते। और जब आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते हो तो उसका परीक्षण कैसे करोगे, ठीक है, और जब उसकी स्टडी ही ढंग से नहीं कर सकते हो तो आप कंफर्म कैसे कहेंगे, कंफर्मिटी कहाँ से आएगी कि ये चीज़ हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जिस चीज़ को देख सकते हैं उसको डिफरेंट परिस्थितियों में रखकर बात की, ऑब्ज़र्व करने की दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे किसी चीज़ को तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, वो आपको दिख रही होगी। हो सकता है मैं मन में सोच रहा हूँ कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत खराब है, मैं अपने मन से सोच के बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो चीज़ मैं दिखा नहीं सकता हूँ। और मैं आपको मतलब कह दूँ, मैं मन में सोच रहा हूँ कि अगला व्यक्ति जो है वो बहुत ख़राब है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मुंह पे कह दूँ कि हाँ वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो आप जो, आपसे मैं कहूँगा कि वो बहुत अच्छा है, वही तो मानेंगे। मेरे मन में क्या है वो आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसीलिए इनका फोकस था दिखने वाली, अलग अलग परिस्थितियों में दिखने वाले व्यवहार को ऑब्जर्व करने को, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस चीज़ को अपनाया, ठीक है। तो जो जेबी वॉटसन साहब थे, इन्होंने हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी जैसे हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं, जन्मजात प्रवृत्ति है, इसको नकार दिया था दोस्तों, ठीक है। हाँ, इन्होंने जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट को अपनाया है, एनवायरनमेंट को इन्होंने अपनाया है, ठीक है, पर्यावरण को इन्होंने अपनाया है, वातावरण को। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर किसी भी जन्मजात प्रवृत्ति है किसी की, ठीक है, कोई भी प्रवृत्ति हो, तो उसको अलग अलग वातावरण में, ठीक है, हम लोग बदल सकते हैं। यानी कि जन्मजात प्रवृत्ति को वातावरण में बदला जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ और इनके लिए इम्पोर्टेंट है कि 11 साल के, 11 माह के, ठीक है, 11 माह का इनका एक बेटा था, एल्पोर्ट, ठीक है, एल्बर्ट था, उस पर इनने प्रयोग किया था, ठीक है, ये अपने बच्चे पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। तो क्या प्रयोग किया था ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जा सकता है कि उस बच्चे का नाम क्या था दोस्तों। तो आपको याद रखना है एल्बर्ट, ठीक है। तो ये बिहेवियरिज्म की बात हो गई। इसके जो समर्थक थे वो थे आपके थॉर्नडाइक, ठीक है, स्किनर, पॉवलव, गुथरी और हल, ये इसके समर्थक थे दोस्तों, और इन लोगों ने इस पर आगे काम भी किया था दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको बिहेवियरिज्म भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं गेस्टोल्टवाद की, ठीक है। तो जो गेस्टोल्टवाद था ये हम लोगों का व्यवहारवाद से बिल्कुल अलग था दोस्तों, ठीक है। इसके जो जनक थे वो थे मैक्स बर्दिमर, ठीक है, और सपोर्टर इसके थे ट्रिपल के में कुर्ट कोप्ता, ठीक है, कोहलर और कोर्ट लेविन। दो नाम तो आपको मिलते जुलते हैं, कोर्ट और कोर्ट ऊपर वाला नीचे वाला, बस कोफ्का और लेविन याद रखना है, और बीच में कौन है, कोहलर। तो ट्रिपल के इसके सपोर्टर हुआ करते थे, और ये व्यवहारवाद से बिल्कुल अलग था। व्यवहारवाद जो है वो फोकस करता है हम लोगों का रटने पर, किस पे जोर देता है, रटने पर, ठीक है। और गेस्टोल्ट बात की अगर बात करें तो इसको शब्द से समझते हैं। एक्चुअली में जो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी है, ये वर्ड है एक जर्मन वर्ड, और ये जो जितने भी वैज्ञानिकों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, ट्रिपल के, मैक्स बर्दिमर, ये सभी जो हैं जर्मन के ही थे, जर्मनी थे। इन लोगों ने जो गेस्टोल्टवाद की थ्योरी रखी, वो गेस्टोल्ट शब्द का अर्थ जो है वो होता है एन ऑर्गेनाइज्ड होल इंस्टेड ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, यानी कि चीज़ों के ढेर की तुलना में एक सुव्यवस्थित रूप से रखी हुई चीज़, ठीक है, बनाई हुई चीज़ के को अध्ययन करना। यानी कि अलग अलग चीज़ों का आप ढेर रख लो, एक जगह सब इकट्ठी कर लो, ठीक है, इसकी जगह में एक सुव्यवस्थित तरीके से एक स्ट्रक्चर में चीज़ों को अगर हम लोग समझते हैं
तो हम लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, ठीक है, इसकी आप आँखों को अलग से समझो, ठीक है, नाक को अलग से समझो, मुंह को अलग से समझो, हाथों को अलग से समझो, पूरी उसकी बॉडी है उसको अलग अलग आप लेकर समझ के एक जगह इकट्ठा कर लें, तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। और अगर आप उसकी पहले पूरी बॉडी को समझो, पूरी बॉडी आप देखेंगे, अगर आप कहीं जाते हैं किसी मॉल में किसी भी जगह पर कहीं आपने एंट्री ली, ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति की पहले आंख पर फोकस करते हैं, नाक पर फोकस करते हैं, मुंह पर फोकस करते हैं, या उसके बॉडी के किसी अन्य पार्ट पर फोकस करते हैं, या फिर आप सबसे पहले उस व्यक्ति पर फोकस करते हैं, ये देखते हैं कि वो मैन है या वुमेन है, उसके बाद आप उसके अदर पार्ट्स बॉडी पार्ट्स हैं उन पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सबसे पहले यही देखते हैं कि मैन है या वुमेन है। इस तरीके से हम लोग पहले पूर्ण की ओर देखते हैं, और पूर्ण से अंश की ओर जाने पर हम लोगों को चीज़ें अधिक समझ में आती हैं। ये थ्योरी थी हम लोगों की गेस्टाल्टवाद की, और मैक्स बर्दिमर साहब ने दिया था ये सिद्धांत, क्या कि पूर्ण से अंश की ओर जाने पर, पूर्ण से अंश, पूर्ण से जब आप अंश की ओर जाते हैं तो हम लोगों को पूरी बात समझ में आती है, अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। और पूर्ण से अंश में जाने पर हम लोगों में एक सूझ, ठीक है, इंसाइट, इंसाइट उत्पन्न होती है। और यही जो सूझ होती है, यही हम लोगों के व्यक्तित्व को निर्माण करती है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से समझते हैं, यही हम लोगों की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है दोस्तों, ठीक है। इनका जो मेन फोकस था, वो फोकस हुआ करता था इनका इंटेलिजेंस पर। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि पर। ये फोकस किस पे करते हैं? बुद्धि पर दोस्तों, ठीक है। और क्यों? क्योंकि बुद्धि में ही हम लोगों के आइडिया उत्पन्न होते हैं, और यहीं पर हम लोग किसी चीज़ को समझ सकते हैं। इनका कहना है कि अगर आप के अंदर कोई आइडिया उत्पन्न होता है, आप उसके किसी एक हिस्से को देखकर मत विचार लाएं, ठीक है। कोई आइडिया किसी चीज़ के एक हिस्से को देखकर नहीं, बल्कि उसको पूरा देखो, पूरा समझो किसी चीज़ को। उसके बाद जब उसका आप पूरा होल पूरा देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद आप जब उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो शुरुआत में हम लोगों को समझाया जाता है पूरा मनुष्य के बारे में समझाया जाता है, ठीक है। जीव के बारे में समझाया जाता है। किसके बारे में? जीव। जब आप डिफरेंट जीवों के बारे में समझ लेते हैं, फिर आपको मानव के बारे में समझाया जाता है, ठीक है। और जब मानव को आप समझ लेते हैं, उसके बाद आप एक उसके व्यक्ति विशेष के अंग के बारे में, किसके बारे में? अंगों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आँख, कान, नाक, फेफड़े, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग उसके अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गेस्टाल्टिज्म भी समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले उसकी, तो अगला हम लोगों का है साइको एनालिसिस, ठीक है। तो साइको एनालिसिस जो है, इसके जो जनक थे वो थे सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड साहब, ठीक है, वियना के थे, ऑस्ट्रेलिया, वियना, ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पर वियना पड़ता है। और ये कौन थे? एक न्यूरो फिजिशियन थे, न्यूरो फिजिशियन थे, और इन्हें लोग पागलों का डॉक्टर कहा करते थे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है जैसे मान लीजिए मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैं साइको हूँ, ठीक है, मैं पागल हूँ, ठीक है। साइको की क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो साइको तो नहीं होता है ना। इसी तरीके से जो न्यूरो फिजिशियन हो, ठीक है, ज़रूरी तो नहीं वो पागल ही होगा, ठीक है, हो ही होगा, क्या वो होगा ही नहीं, सिर्फ वह इलाज कर रहा है, ठीक है। तो लोग इनको उस समय पे पागलों का डॉक्टर कहा करते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सभी को नकारा, इन्होंने कॉन्शियसनेस को भी नकार दिया, इन्होंने बिहेवियरिज्म को भी नकारा, इन्होंने जितने भी
अभी तक हम लोगों ने थॉट्स थे गेस्टोल्टिज्म, इन सब को इन्होंने नकारा। इन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, व्यवहार भी आप करेंगे, ठीक है, किसी के मन में विचार आएगा, ठीक है, किसी के मन में चित्र बनेगा, वो सब होगा कहाँ पर? सब होगा आपके माइंड में, ठीक है। और माइंड को इन्होंने बांटा 3 भागों में दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था, फिर से समझाता हूँ। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। 3 माइंड थे, ठीक है। चेतन मन, ये आपका चेतन है, ये अवचेतन है, और ये है आपका अचेतन, ठीक है। तो इन्होंने माइंड के बारे में हम लोगों को समझाया, और इन्होंने कहा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 10% होता है हम लोगों का, ठीक है। और ये वो माइंड होता है जो हम लोगों का प्रेजेंट में होता है। जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं इस समय पर, तो आपका पूरा फोकस जो है वो इस जगह पर है, ठीक है, कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। यहाँ पर जो अभी आपके दिमाग चल रहा है वो हम लोगों का कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। हम लोग जो सोचते समझते हैं, ठीक है, वो सारा हम लोगों का यहीं पर होता है, ठीक है, कॉन्शियस माइंड में, ठीक है। जो भी हम लोग मन में सोचेंगे समझेंगे वो सब हम लोगों का कॉन्शियस माइंड से होगा, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में हम लोगों का शरीर का, वो दिमाग का 90% होता है, ठीक है। अब जैसे कि बात करूं, एक समुद्र है, समुद्र में एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है। तो जो बर्फ़ का टुकड़ा है ऊपर उसमें जो दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोगों का 10% जो है, जो बर्फ़ का टुकड़ा ऊपरी भाग हमको जो दिख रहा है, ठीक है, ये हम लोगों का कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। और नीचे वाला जो है पानी के अंदर जो भाग है वो हम लोगों का अनकॉन्शियस माइंड है। लेकिन इसके बीच में भी थोड़ा सा भाग होता है, ठीक है, लेयर जिसे कहते हैं, ठीक है, वही हम लोगों का सब कॉन्शियस माइंड है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इतना समझने पर, ठीक है, अब जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड हम लोगों का अनकॉन्शियस माइंड हम लोगों का वह माइंड होता है जहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी होती हैं, हम लोगों की जो लर्निंग होती हैं, ठीक है, बचपन में जो कहानियाँ हम लोगों ने सुनी होती हैं, जो हम लोगों की इच्छाएं होती हैं, क्या होती हैं? इच्छाएं, डिज़ायर, ठीक है, जो अधूरी रह गई हैं, ठीक है, हम लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं, वो सभी चीज़ें हम लोगों की अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं दोस्तों, ठीक है। और इसे हम लोग दमित इच्छाओं का घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दमित इच्छाओं का घर, दमित इच्छाओं का घर, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं मैं, ठीक है। तो जैसे किसी के पिता हैं, ठीक है, और उसका बेटा जो है 8th क्लास में है, ठीक है, 8th में, 6th में, 10th में, किसी में भी मान लीजिए 8th क्लास में है, ठीक है। और उनके जो पिताजी थे वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे। क्या बनना चाह रहे थे? डॉक्टर। लेकिन वो किसी भी कारणवश डॉक्टर नहीं बन पाए। अब उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने बच्चे को अभी से ही, ठीक है, एजुकेटर से मिलवाया, ठीक है, उसकी काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग करवाते हैं उसकी, ठीक है। इस तरीके से उसके ऊपर पूरा जो भी जोर है, प्रेशर है एग्ज़ाम का, वो किस पे आया? बच्चे के ऊपर, ठीक है। अब बच्चे का क्या इंटरेस्ट था? पता नहीं, ठीक है। बच्चे का मन था डॉक्टर बनने का या नहीं? पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर इच्छा किसकी थी? फादर की। पड़ा किस पे जोर? बेटे पे, क्योंकि पिताजी की जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई, और ये चीज़ उन्हें पूरा करना था, और ये चीज़ उनके अंदर रह गई। और जो कहाँ पर थी? ये चीज़ थी उनके अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बनी रही लंबे समय तक। जब बच्चा हुआ उनका, तो उन्होंने उस पर ये चीज़ डाल दी। तो ये सब कारण हो जाते हैं दोस्तों
अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहने से, ठीक है। तो सिगमंड फ्रॉइड साहब ने यही कहा कि आपको अगर समझना है किसी को तो उसके अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करो, क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें आप पूछेंगे बच्चे से, ठीक है, या किसी भी व्यक्ति से आप कॉन्शियस माइंड में अगर आप बात करेंगे तो वो होश में होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं पहले, ठीक है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है हम लोगों का प्रेजेंट में होता है, ठीक है, जैसा भी मैंने बताया, ठीक है। और इसमें व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, इसमें उसकी समझदारी रहती है, यानी कि प्रेजेंट होता है वो दिमाग से, ठीक है, उसमें सोचने समझने की क्षमता होती है, ठीक है। सब कॉन्शियस माइंड आपका कौन सा होता है, जब आप लोग कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस समय पे आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर है, ठीक है, तो ये कौन सा है, कॉन्शियस माइंड। इसके अलावा आपके मन में चल रहा होगा कि जैसे मैं, मेरी वीडियो खत्म होगी, मैं चाय पीने जाऊंगा, लड़के कुछ सोच रहे होंगे कि क्लास खत्म होगी तो उसके बाद हम लोग कहीं चौराहे पे जाएंगे, ठीक है, पानी बतासे खाएंगे, ठीक है, समोसा खाएंगे जाकर, ठीक है, चौराहे चौराहे घूमेंगे। तो ये जो आइडिया मन में कॉन्शियस माइंड के साथ में चल रहे हैं वो क्या है, हम लोगों का अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस माइंड। इसके बाद जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो तब काम करता है जब आप जैसे कि सो रहे होते हो, स्लीपिंग में हो, ठीक है। तो आपको जो सपने दिख रहे होंगे वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप बेहोश हो जाते हैं जब आपका नार्को टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो आपका किस में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। तो इसमें आप लोग सोच नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। आपके मन में जो कुछ है वो चीज़ आपके सामने होगी, इस पर आपका जोर नहीं होता, अनकॉन्शियस माइंड पर आपका फोकस नहीं होता, इसमें आप जोर नहीं रख सकते, इसे आप बदल नहीं सकते अपने मन की चीज़ों को। तो उनका कहना है अगर आप कॉन्शियस माइंड पर आप किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है सोच समझ के उसका अपने लाभ के अनुसार वो उसका जवाब दे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके अनकॉन्शियस माइंड में उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो चाहकर भी गलत जवाब नहीं दे पाएगा। तो हम लोगों को किसी को समझना है तो अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस करना चाहिए, ये मानना था किसका, सिगमंड फ्रॉइड साहब का। तो उन्होंने इस पर फोकस किया। तो ये साइको एनालिसिस की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें अगले की, तो अब बारी आती है ह्यूमनिज्म की, ठीक है, यानी कि मानवतावाद की। ह्यूमनिज्म जो है ये हम लोगों का सबसे लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट जो अभी तक का स्कूल है वो हम लोगों का ह्यूमनिज्म है। और लास्ट टाइम केवीएस में, किस में, केवीएस में जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था जब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो जो हम लोगों का ये स्कूल है सबसे लेटेस्ट है, ये एब्राहम मोस्लो, ठीक है, कार्ल रोजर्स, ठीक है, रोलो में, आर्थर कॉम्स और आलपोर्ट, ये सारे नाम इसके सपोर्टर्स के हैं। इन्होंने मिलकर ये मानवतावादी मनोविज्ञान या फिर ह्यूमनिज्म को की थ्योरीज दी, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या है, ये सभी संप्रदायों को नकारता है, ठीक है, जितने भी नए नए संप्रदाय आते जा रहे हैं वो पुराने वालों को नकारते जा रहे हैं, उसी तरह इसने भी सभी को नकार दिया। इसका कहना है कि आप ना किसी के कॉन्शियस माइंड ओ अनकॉन्शियस माइंड पर विचार करो, ना उसके व्यवहार पर काम करो, ना उसके कॉन्शियस माइंड पर काम करो, ना उसकी संरचना देखो, ना उसका कार्य देखो, ठीक है। अगर आपको समझना है तो जो व्यक्ति है वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा, उसका कारण होता है उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतें, ठीक है। तो अगर आपको उसकी ज़रूरत का पता चल जाए तो आप उस व्यक्ति को अपने आप ही समझ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग उसकी ज़रूरतें समझ लें तो हमें पूरा मानव समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो नीड्स होती हैं, हम लोगों की ज़रूरतें होती हैं, वही हमको किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करती हैं। क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं दोस्तों, ठीक है। सीटेट में के एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हम लोगों की जो नीड्स होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एमपी टेट में भी ये काम आ सकता है, समझ लीजिए, ठीक है। हम लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक ज़रूरत होती है सबसे पहले, फिजिकल नीड्स, जिसमें हम लोगों का जैसे मान लीजिए पानी आ गया, ठीक है, फूड आ गया, ब्रीदिंग आ गई,
नींद आ गई, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों की बेसिक नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स, ठीक है। जब आपकी फिजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है सेफ्टी की, ठीक है। अब सेफ्टी किसकी? शरीर की सेफ्टी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। अपने परिवार की सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा। इस तरीके से जो सेकेंड फेज आया वो आया हम लोगों का सेफ्टी का। इसके बाद अगर बात करें तीसरे स्तर पे बात होती है तो वो होती है हम लोगों की सोशल की। किसकी? सोशल, सामाजिकता की। इसमें हम लोग अपनी फ्रेंडशिप है, फैमिली है, और कई तरीके की सेक्सुअल इंटीमेसी, ये सब चीज़ें हम लोगों को लानी होती हैं। प्यार होता है इसमें, संबंध बनते हैं, ये सब, क्योंकि मनुष्य जो है एक सोशल जीव है, ये समाज के बिना नहीं रह सकता। जब हम लोगों की फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, ठीक है, सेफ्टी पूरी हो जाती है, तब हम लोग अपना सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों की बात करें तो हम लोग सबसे पहले खाना पीना खाएंगे, ठीक है, अपने आप को मजबूत करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं। क्यों? हम लोग अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अच्छी जॉब मिल जाए, तो हम लोगों का जो समाज होगा, स्तर होगा, स्टेटस होगा, वो अच्छा होगा, वेल बिहेव सोसाइटी में हम लोग रह सकेंगे, ठीक है। जब ये हम लोगों की पूरी हो जाती है तो हम लोगों की बारी आती है स्टीम नीड की। किसकी? स्टीम नीड की। स्टीम नीड में हम लोगों को क्या आता है? रिस्पेक्ट आती है, ठीक है। रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, या अपने दूसरों के द्वारा खुद को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, इसमें हम लोगों ने कितना अचीवमेंट किया, कितनी सक्सेस मिली, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो है हम लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, आत्मचिंतन। इसमें जैसे आपसे कह दिया जाए गौतम बुद्ध जी जो थे, उन्होंने घर को क्यों त्यागा, तो उनका घर त्यागने का कारण जो था वो था हम लोगों का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें मोरलिटी, क्रिएटिविटी, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। जब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा तो उनके मन में कई सवाल जवाब थे, जीवन को समझना चाहते थे, कई चीज़ों को समझना चाहते थे। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन लोगों ने अपना घर त्यागा था, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हम लोगों की मानव की नीडें हैं। तो मौसलो साहब का यही कहना है कि अगर आप किसी को समझना है तो उसकी नीड्स, उसकी जो आवश्यकता है उनको समझो, ठीक है। और जब आप उनको समझ लेंगे तो आप पूरा उसका साइको समझ लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो ह्यूमनिज्म है वो मानव को किसी सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखता। ये जितने भी थे आपके, साइको एनालिसिस थी, बिहेवियरिज्म था, या फिर आपका जो प्रकारवाद था, फंक्शनलिज्म था, ठीक है, ये सभी लोग मनुष्य को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखा, इन्होंने सब्जेक्ट की तरह इन लोगों ने काम किया। इन्होंने कहा लेकिन ये जो ह्यूमनिज्म है ये उनके उसको सब्जेक्ट नहीं मानता, और ना ही वो तर्क देता है किसी चीज़ को लेकर। वो इंसान की पर्सनल स्वतंत्रता, जो पर्सनल फ्रीडम है, इंडिविजुअल चॉइस होती है, जो व्यक्ति की प्रेरणा जिसे हम लोग कहते हैं वो, ठीक है, उसकी भावनाओं को समझने की बात करता है दोस्तों, ठीक है। आप उसकी भावनाओं को समझो, उसका उसको व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो उसे देने की कोशिश करो। उन चीज़ों पर इसका फोकस अधिक होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है बचा हम लोगों का, तो वो है हम लोगों का कॉग्निटिज्म, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है वो है इसके जनक, ठीक है। अगर क्वेश्चन इसमें बनेगा तो बनेगा यही कि इसके जो जनक हैं, बहुत से लोग समझते हैं जीन पियाजे हैं, ऐसा नहीं है। इसके जो जनक है एडवर्ड टॉलमैन है। कौन है? एडवर्ड टॉलमैन, ठीक है। इन्होंने व्यवहारवाद को भी नकारा, सभी ने सबको नकारा, इन्होंने भी व्यवहारवाद, प्रकारवाद, ठीक है, क्या नाम है, फंक्शनलिज्म, और आपका साइको एनालिसिस, सबको इन्होंने त्यागा, ठीक है। और ये इसके जनक हैं, इन्होंने थ्योरी दी, लेकिन जीन पियाजे ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। इस थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम जीन पियाजे ने किया, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो एक्चुअल में एडवर्ड टॉलमैन है, ठीक है। लेकिन इस पर शोध करने का काम किसने किया? जीन पियाजे में। तो दोस्तों कभी कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ को लेकर, और इस चीज़ को लेकर चलिएगा। इन्होंने जीन पियाजे ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो अपने 3 साल के बच्चों पर ही इन्होंने स्टडी की शुरुआत में, ठीक है, उसी पर फोकस है इनका। और
ये तीनों बच्चों पर इन्होंने फोकस किया और उनकी मेंटल एक्टिविटियों पर इन्होंने अपने शोध किए, स्टडी की, और कब तक, जन्म से लेके 15 वर्षों तक अपने बच्चों की मेंटल एक्टिविटी पर फोकस किया। अब ये जो हम लोगों का संज्ञानात्मक विकास है, ये आदमी की थिंकिंग, ठीक है, लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है और ये मेंटल एक्टिविटी की बात करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात होती है वो आती है समझ की, ठीक है। जब समझ की बात होगी तो हम लोग संज्ञानात्मकता की बात करेंगे और जीन पियाजे और एडवर्ड टॉलमेन को याद करेंगे दोस्तों। तो ये सारे जितने भी संप्रदाय थे, वो सभी संप्रदाय हम लोगों के साइको को समझने के लिए थे, ठीक है। सबने अपने अपने अलग अलग तरीके से साइको को, व्यक्ति को समझने के लिए बातें कही। सबका मेथड अलग था, ठीक है, मेथड डिफरेंट था, लेकिन सबका गोल एक था, ठीक है। लोग मानव व्यवहार को समझना, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन। व्यक्ति को समझने के लिए इन सब ने काम किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबके कार्य अलग थे, सबने अलग अलग तरीके से मानव को समझने की बात कही, ठीक है, लेकिन सबका फोकस एक ही था, मानव को समझने के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको पढ़ने पर तुरंत ही सूचना मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करते रहें ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, ठीक है। फिर मुलाकात होगी आपसे नए टॉपिक के साथ जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।